दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें एक टाउन में अचानक से कुछ बच्चे रातों रात गायब हो जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जिसे देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही रात को घड़ी पर 2:17 होते हैं, एक बच्चा अपने घर का दरवाजा खोलकर हाथों को फैलाता हुआ एक दिशा की तरफ तेजी से भागने लगता है। हैरानी की बात ये थी कि लड़का इस वक्त अपने होश में नहीं था, बल्कि कोई अनजान ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। इसी तरह एक और बच्चा अपने घर से निकलता है और सेम पोजीशन में हाथों को फैलाता हुआ एक दिशा की तरफ भागने लगता है। ऐसा करते करते लगभग टाउन के 17 बच्चे रातों रात अपना घर छोड़कर कहीं भाग जाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि सभी बच्चे एक ही स्कूल में एक ही क्लास के अंदर पढ़ते थे। देखते ही देखते सभी बच्चे अंधेरे में कहीं गायब हो जाते हैं। अगली सुबह जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है तो वो तुरंत सभी बच्चों को ढूंढने के काम पर लग जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि सभी बच्चे रात को 2:17 पर ही एक साथ घर से बाहर निकले थे। पुलिस को ये इसलिए पता चला है क्योंकि ज्यादातर घरों में अलार्म सिस्टम लगा हुआ था। जैसे ही बच्चों ने दरवाजा खोला, तुरंत घर का अलार्म सिस्टम एक्टिव हो गया। लेकिन जब तक माँ बाप को कुछ पता चलता, तब तक बच्चे घर से दूर भाग चुके थे। उन सभी बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर जस्टिन जब क्लास के अंदर आती है तो पूरी क्लास खाली पड़ी थी, लेकिन सिर्फ एक ही बच्चा जिसका नाम एलेक्स है वो क्लास के अंदर मौजूद था। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली थी कि एक ही क्लास के सभी बच्चे एक ही रात को अचानक से गायब हो गए, लेकिन सिर्फ एलेक्स ही अकेला कैसे बच गया। अब पुलिस के शक के दायरे में एलेक्स की फैमिली और बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर जस्टिन आ जाती है, लेकिन हर मुमकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी पुलिस को उन दोनों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक पुलिस कुछ समय के लिए स्कूल को बंद करवा देती है। अब ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता, इसलिए स्कूल को दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। स्कूल के ओपन होने से एक रात पहले सभी पेरेंट्स की एक मीटिंग रखी जाती है और यहाँ पर सभी पेरेंट्स का शक सिर्फ जस्टिन पर जाता है। उन्हें लग रहा था कि जस्टिन ने ही सभी बच्चों को अगवा कर लिया है, इसलिए वो उसे चुड़ैल कहकर बुलाने लगते हैं। जस्टिन भी अपनी सफाई देती है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि माहौल और बिगड़ने लगता है। इसलिए प्रिंसिपल मार्क्स उसे पीछे वाले दरवाजे से निकालकर घर जाने के लिए कहता है। पेरेंट्स का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि वो जस्टिन को मौत के घाट उतारने पर उतर आए, लेकिन सही मौका रहते जस्टिन अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल जाती है। इसके बाद घर के अंदर जस्टिन जब अकेली थी, तभी कोई बाहर से दरवाजे को जोर से खटखटाता है। जस्टिन जब बाहर जाकर देखती हैं, तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता और तभी वो देखती है कि कोई उसकी गाड़ी पर बड़े अक्षरों में विच लिखकर चला गया है। जस्टिन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अब अगले दिन प्रिंसिपल जस्टिन से बात करता है और उसे कुछ दिनों के लिए स्कूल से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि कल रात हुए हादसे के बाद उसका स्कूल से दूर रहना ही बेहतर होगा। जस्टिन एलेक्स से मिलने की परमिशन मांगती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद जस्टिन पुलिस स्टेशन में अपनी गाड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है और यहीं पर वो अपने पुराने दोस्त पॉल से मिलती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। रात को दोनों एक बार के अंदर इकट्ठे होते हैं। जस्टिन पॉल को वो सब बता देती है जो कुछ भी उसके साथ कल हुआ था। पॉल उसे हिम्मत रखने के लिए कहता है। अब अगले दिन जस्टिन पॉल को पुलिस स्टेशन छोड़कर एलेक्स पर नजर रखनी शुरू कर देती है। वो चुपके से उसका घर तक पीछा करती है। जस्टिन देखती है कि एलेक्स के डोरबेल बजाने से पहले ही किसी ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही एलेक्स घर के अंदर चला जाता है, उसके कुछ देर बाद जस्टिन दरवाजे पर आकर डोरबेल को बजाती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। जस्टिन थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही एलेक्स के लिए किसी ने दरवाजा खोला था। घर के अंदर क्या चल रहा है उसे देखने के लिए जस्टिन पीछे वाले बैकयार्ड में चली जाती है, लेकिन घर की हर खिड़की और दरवाजे पर अखबार चिपकाए हुए थे। जस्टिन एक छोटी सी दरार से अंदर झांकने की कोशिश करती है और अंदर का नजारा देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उसे अंदर 2 डरावने लोग चुपचाप बैठे हुए दिखाई दिए थे, जिन्हें देखते ही जस्टिन डर के मारे पीछे हट जाती है और गलती से उससे कुछ सामान नीचे गिर जाता है। लेकिन शोर होने के बावजूद भी दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले, जैसे किसी ने उन्हें स्टैचू बना दिया हो। घबराहट में जस्टिन जल्दी से यहाँ से निकलती है और तुरंत प्रिंसिपल मार्क्स को फोन करके सब कुछ बता देती है।
लेकिन मार्क्स उसकी बात सुनने की बजाय और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने उसे पहले ही एलेक्स और उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए कहा था। अब रात भी हो जाती है और हम देखते हैं कि जस्टिन स्कूल के अंदर अपनी क्लास की तरफ जा रही है। क्लास के अंदर घुसते ही जस्टिन देखती है कि सभी बच्चे अपनी सीट पर सर नीचे रखकर बैठे हैं और तभी एक लड़का एलेक्स अपना सर ऊपर उठाता है और उसका चेहरा बहुत ही डरावना जोकर की तरह दिखाई दे रहा था। डर के मारे जस्टिन की आंख खुल जाती है और ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। नींद से जागते ही जस्टिन घर के अंदर चारों तरफ नजर घुमाती है, लेकिन जब उसे सब कुछ सही लगा तो वो वापस बेड पर लेट गई और तभी अचानक से उसे छत पर एक डरावनी औरत दिखाई दी। उसे देखते ही जस्टिन जोर से चीख पड़ी, लेकिन जब वो दोबारा ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अब ये जस्टिन के लिए एक सीधी वार्निंग थी, क्योंकि उसने एलेक्स के घर के अंदर झांकने की गलती कर दी थी। लेकिन जस्टिन अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं थी। वो अगले दिन दोबारा एलेक्स का पीछा करती है। इस बार जस्टिन एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। जस्टिन भी उसके पीछे जाती है और दरवाजे को लगातार खटखटाती रहती है, लेकिन इस बार भी कोई दरवाजा खोलने नहीं आता। जस्टिन फैसला करती है कि वो आज पूरी रात घर के बाहर गाड़ी के अंदर रहकर ही दिखेगी कि आखिर घर के अंदर चल क्या रहा है। अब रात भी हो जाती है और जैसे ही जस्टिन की आंख लगी तभी घर का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से एक औरत हाथ में कैंची पकड़े तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पास आकर औरत देखती है कि जस्टिन सो रही है तो वो चुपके से पीछे से आकर उसके कुछ बाल काट लेती है और बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए घर के अंदर वापस चली जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आर्चर के ऊपर चला जाता है। अब आगे की कहानी हम आर्चर के नजरिए से देखने वाले हैं। आर्चर एक बहुत ही बेहतरीन और होनहार आर्किटेक्ट था, लेकिन इस वक्त वो ज्यादातर समय अपने घर में ही पड़ा उस दिन की सीसीटीवी फुटेज को देखता रहता था, क्योंकि उन्हीं बच्चों में से एक उसका बेटा भी था जो उस रात घर से भाग गया था। आर्चर हर रोज पुलिस स्टेशन में जाकर इन्वेस्टिगेशन की जानकारी लेता रहता, लेकिन पुलिस की तरफ से हर रोज एक ही जवाब सुनने को मिलता कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और वो जल्द ही बच्चों को ढूंढ लेंगे। पुलिस के इसी जवाब को बार बार सुनकर आर्चर चिढ़ जाता है और उस दिन पेरेंट्स मीटिंग में आर्चर ही अकेला ऐसा बंदा था जो जस्टिन को चुड़ैल बुला रहा था। आर्चर को पूरा यकीन था कि जस्टिन ने ही उसके बेटे को किडनैप किया है, इसलिए वो दिन रात जस्टिन पर नजर रखनी शुरू कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात जस्टिन के घर का दरवाजा आर्चर ने ही खटखटाया था और उसकी गाड़ी पर विच भी उसी ने ही लिखा था। अब उसी रात आर्चर अपने घर पर आकर आराम से सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि घड़ी पर 2:17 हो चुके हैं और तभी उसे नीचे से अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। आर्चर जल्दी से सीढ़ियां उतरकर बाहर की तरफ भागता है और देखता है कि उसका बेटा उसी पोजीशन में एक निश्चित दिशा की तरफ तेजी से भागे जा रहा है। आर्चर भी उसका पीछा करता है और घुमा फिराकर आर्चर अपने ही घर के सामने पहुंच जाता है। उसके घर के ऊपर एक बहुत बड़ी गन दिखाई दे रही थी, जिस पर साफ अक्षरों में वहीं 2:17 लिखा हुआ था। दरअसल उसका बेटा बताना चाहता था कि जब भी वो उसे बचाने आए तो अपने साथ गन जरूर लेकर आए, लेकिन आर्चर निहत्था ही अपने घर के अंदर घुस जाता है। खुशकिस्मती से उसे अपना बेटा एक कमरे के अंदर मिल जाता है। आर्चर अपने बेटे से पूछता है कि वो कहाँ पर चला गया था, लेकिन तभी उसका बेटा अचानक से एक भयानक चेहरे में बदल जाता है और ये वही चेहरा था जो कि जस्टिन को भी सोते हुए दिखाई दे रहा था। अब उस डरावने चेहरे को देखते ही अचानक से आर्चर की आंख खुल जाती है और ये सब उसका सिर्फ एक डरावना सपना था। अब आर्चर को अच्छी तरह से याद था कि उसका बेटा किस दिशा में भागा था और पेशे से भी आर्चर एक आर्किटेक्ट था, इसीलिए वो नक्शा उठाकर समझने की कोशिश करता है कि इस दिशा से सीधा भागता हुआ उसका बेटा कहाँ गया होगा। लेकिन एक घर से काम नहीं बनने वाला था, इसीलिए वो दूसरे परिवार के पास जाता है जिनका बच्चा भी उस रात गायब हो गया था। यहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज देखने पर आर्चर को बच्चा उसी दिशा में भागता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो नक्शे के अंदर एक और सीधी लाइन खींचता है, जिससे आर्चर को पता चलता है कि दोनों तरफ से भागने वाले बच्चे इसी सर्कल वाले घरों के आसपास कहीं पर गायब हुए हैं।
आर्चर जल्दी से अपनी गाड़ी उठाकर तीसरे घर की तरफ बढ़ने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में जस्टिन दिखाई देती है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास चला जाता है, लेकिन जस्टिन को लगता है कि आर्चर वापस से उसके साथ लड़ाई करने के लिए आया है, इसलिए वो उससे बात करने से मना कर देती है। और तभी यहाँ पर प्रिंसिपल मार्क्स खून से लथपथ तेजी से भागता हुआ जस्टिन की तरफ बढ़ रहा था और अचानक से मार्क्स जस्टिन पर झपट पड़ता है। उसके सर पर खून सवार हुआ पड़ा था और इस वक्त वो जस्टिन को मारने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। जस्टिन भागती हुई एक स्टोर के अंदर छुप जाती है और आर्चर मार्क्स को रोकने की कोशिश करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पॉल के ऊपर चला जाता है। दोस्तों, इस मूवी के अंदर अलग अलग नजरियों से हमें कहानी को दिखाया गया है, लेकिन घुमा फिराकर कहानी उन्हीं 17 बच्चों पर आने वाली है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। पॉल अपने काम से थका हारा बॉस से एक दिन की छुट्टी लेकर घर वापस जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चोर दिखाई देता है जो कि किसी के घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल किसी तरह गाड़ी से पीछा करता हुआ उसे पकड़ लेता है। चोर अपना नाम जेम्स बताता है। पॉल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गन या ड्रग्स तो नहीं है, जिस पर जेम्स कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई भी गन या ड्रग्स नहीं है। लेकिन जैसे ही पॉल उसकी जेब चेक करता है तो अंदर से बहुत सारे ड्रग्स के इंजेक्शन बाहर निकलते हैं, जिसमें से एक सुई पॉल की उंगली में चुभ जाती है। गुस्से में पॉल जेम्स को एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन ये सब उसकी गाड़ी में लगे पुलिस कैमरा ने कैप्चर कर लिया था। पॉल जेम्स से कहता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर जेम्स इस शहर को छोड़कर यहाँ से चला जाए। जेम्स भी पॉल की बात मान लेता है और पॉल उसे यहाँ से जाने देता है। अब अगले दिन जब पॉल अपने काम पर जाता है तो उसका सीनियर उसे शक की निगाहों से देख रहा था। पॉल समझ जाता है कि कल वाले हादसे की जानकारी उसके सीनियर को मिल चुकी है, इसलिए उसका सीनियर उसे काफी बुरा भला बोलता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पॉल अपना काम भी सही से नहीं कर रहा था। डांट खाने के बाद पॉल गुस्से में पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है और तभी उसके सामने वही चोर जेम्स आ जाता है। उसे देखते ही पॉल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पॉल को गुस्से में देखते ही जेम्स यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। पॉल भी गाड़ी उठाकर तेजी से उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ से जेम्स की कहानी शुरू होती है और यहीं से मूवी के असली पत्ते खुलने शुरू होते हैं। अब जेम्स पेशे से एक चोर था जो कि लोगों के घरों से सामान चोरी करा करता था। आज भी वो चोरी करने के इरादे से बाहर निकलता है। सड़क पर चलते हुए उसकी नजर एलेक्स के घर पर पड़ती है। जेम्स देखता है कि घर पूरी तरह से सुनसान पड़ा है। घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई हलचल या लाइट नहीं चल रही थी। जेम्स सोचता है कि इस घर को लूटने का इससे बढ़िया मौका उसे फिर कभी नहीं मिलने वाला और यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। जेम्स पीछे वाली खिड़की खोलकर घर के अंदर घुस जाता है। चारों तरफ नजर घुमाकर देखने पर जेम्स को घर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। वो एक तकिए का कवर लेकर उसमें चोरी किया हुआ सामान भरने लगता है और तभी वो टीवी की रिफ्लेक्शन में एलेक्स के माता पिता को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। लेकिन जेम्स नोटिस करता है कि दोनों में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो रही। वो पास जाकर दोनों से बात करने की कोशिश करता है और जब उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता तो वो वापस से चोरी करनी शुरू कर देता है। इसी बीच जेम्स की नजर बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही जेम्स सीढ़ियां उतर कर नीचे गया तभी वो बेसमेंट के अंदर उन्हीं 17 बच्चों को देखता है जो कि पिछले महीने गायब हो गए थे। सभी बच्चे अचानक से पलटकर जेम्स की तरफ खौफनाक तरीके से देखते हैं। उन्हें अपनी तरफ घूरता देख जेम्स बुरी तरह डर जाता है और घबराहट में चिल्लाता हुआ बेसमेंट से बाहर निकलकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देता है। किसी तरह अपनी जान बचाता हुआ जेम्स मेन एंट्रेंस वाले दरवाजे से घर से बाहर निकल जाता है। अब चोरी किया हुआ सामान जेम्स एक शॉपकीपर के पास बेचने के लिए आता है और तभी उसकी नजर उन्हीं गुमशुदा हुए बच्चों के पोस्टर पर पड़ती है जिस पर $50,000 का इनाम रखा गया था। अब जेम्स अच्छी तरह से जानता था कि सभी बच्चे कहां पर मौजूद हैं, इसलिए वो इनाम पाने के चक्कर में पुलिस स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके रास्ते में पॉल आ जाता है। अब कहानी वहीं पर आ जाती है जब जेम्स पॉल से बचता हुआ दुम दबाकर भाग रहा था। जेम्स किसी तरह बचता हुआ जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है और तभी उसे यहाँ पर वही डरावना चेहरा दिखाई देता है जो कि पहले जस्टिन और आर्चर को दिखाई दे चुका था। डर के मारे जेम्स अपने टेंट के अंदर छुप जाता है
और तभी वो देखता है कि वही चेहरा उसके टेंट के बाहर आकर धीरे से टेंट को खोलने लगता है। अपने बचाव के लिए जेम्स भी हाथ में कुछ इंजेक्शंस पकड़कर सीधा उसके मुंह के ऊपर दे मारता है, लेकिन बाहर खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि पॉल था। पॉल उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे मारने के लिए अपनी बंदूक सीधी कर लेता है, लेकिन तभी जेम्स बताता है कि वो जानता है कि गुमशुदा हुए बच्चे इस वक्त कहां पर हैं। पॉल उसे उसकी बात साबित करने का एक आखिरी मौका देता है और जेम्स पॉल को अपने साथ लेकर एलेक्स के घर के बाहर पहुंच जाता है। जेम्स बताता है कि सभी बच्चे इसी घर की बेसमेंट में मौजूद हैं। पॉल जेम्स को गाड़ी में अकेला छोड़कर खुद घर के अंदर चला जाता है। हैरानी की बात यह थी कि पॉल के डोर बेल बजाने पर उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, जबकि इससे पहले जस्टिन कई बार कोशिश कर चुकी थी। अब इंतजार करते करते जेम्स को दिन से रात हो जाती है, लेकिन पॉल घर से वापस नहीं लौटता और तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और पॉल गुस्से में घर से बाहर निकलता है और जेम्स को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाता है। इस वक्त उसका बर्ताव भी बिल्कुल प्रिंसिपल मार्क्स जैसा ही था। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होकर प्रिंसिपल मार्क्स की तरफ चली जाती है। अब हमें पता चलेगा कि मार्क्स असल में ऐसा क्यों बन गया था। दरअसल जब जस्टिन ने मार्क्स को बताया था कि एलेक्स के माता पिता का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो उनसे मिलने के लिए स्कूल में एक मीटिंग रखता है। लेकिन मार्क्स से मिलने उसके माता पिता नहीं बल्कि एक अजीब सी औरत आती है जिसका नाम ग्लैडिस था। अब ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये वही औरत है जिसने सबसे पहले जस्टिन को डराया था। ग्लैडिस बताती है कि एलेक्स के माता पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ सके। अगर प्रिंसिपल को कोई जरूरी बात करनी है तो ग्लैडिस से ही कर ले। लेकिन मार्क्स इस बात के लिए नहीं मानता क्योंकि ग्लैडिस एलेक्स की लीगल गार्डियन नहीं थी। इसलिए नाराज होकर ग्लैडिस यहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने साथ प्रिंसिपल का कुछ सामान ले जाती है। अब जब घर के अंदर प्रिंसिपल अपने दोस्त के साथ मौजूद था, तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि बाहर ग्लैडिस खड़ी थी। वो पानी पीने के बहाने घर के अंदर घुस जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ग्लैडिस एक विच है जो कि काला जादू करने में माहिर है। ग्लैडिस के कहने पर प्रिंसिपल उसे एक कटोरे में पानी डालकर दे देता है। इसके बाद ग्लैडिस उन्हें अपनी बातों में उलझाकर अपने बैग से एक टहनी निकाल लेती है और पास बुलाने के बहाने उसके दोस्त के सर से कुछ बाल काट लेती है। इसके बाद वो अपने हाथ पर एक कट लगाकर टहनी पर बालों को लपेटकर उसे अपने खून में अच्छे से सीन लेती है। प्रिंसिपल समझ जाता है कि ग्लैडिस कुछ बहुत ही खतरनाक काम करने जा रही है, इसलिए वो इमरजेंसी कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ग्लैडिस एक घंटी को बजाकर उसे अपने वश में कर लेती है, जिससे कि प्रिंसिपल एक ही जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता है। इसके बाद ग्लैडिस उस टहनी को तोड़ देती है जिस पर उसके दोस्त के बाल लपेटे हुए थे। टहनी के टूटते ही मार्क्स अपने ही दोस्त पर पागलों की तरह झपट पड़ता है। वो उसे तब तक मारता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से मर नहीं जाता। इसके बाद ग्लैडिस एक और टहनी पर जस्टिन के बाल लपेटती है जो कि उसने पिछली रात कार के अंदर काटे थे, और उसी तरह टहनी को तोड़ देती है, जिससे कि प्रिंसिपल अब जस्टिन को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अब कहानी वहीं पर पहुंच जाती है। जब जस्टिन और आर्चर दोनों बात कर रहे थे, तभी प्रिंसिपल तेजी से भागता हुआ जस्टिन पर झपट पड़ता है, लेकिन आर्चर यहाँ पर उसकी मदद करता है, जिससे कि जस्टिन मार्क्स से छुपती हुई स्टोर के अंदर घुस जाती है। लेकिन मार्क्स अभी भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो स्टोर के अंदर घुसकर जैसे ही उसे मारने वाला था, तभी बीच में आर्चर आकर उसे एक बार फिर से बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठाती हुई जस्टिन अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से भागने में कामयाब रहती है, लेकिन मार्क्स फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। आर्चर भी अपनी गाड़ी लेकर दोनों के पीछे चला जाता है और तभी एक गाड़ी मार्क्स को जोरदार टक्कर मारती है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद आर्चर जस्टिन से माफी मांगता है क्योंकि अभी तक वो उसे ही सभी बच्चों का गुनहगार समझ रहा था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि इसके पीछे किसी और का ही हाथ है। आर्चर जस्टिन को वहीं नक्शा दिखाता है। सर्कल वाले एरिया को देखते ही जस्टिन बताती है कि यहीं पर एलेक्स का घर भी मौजूद है और वहीं से ये सारी रहस्यमयी चीजें हो रही हैं। अब दोनों एलेक्स के घर के बाहर जाने का फैसला करते हैं और अब यहाँ से मूवी के मुख्य और आखिरी किरदार एलेक्स की कहानी शुरू होती है। एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उनकी पास की रिश्तेदार ग्लैडिस आज रात उनके घर पर आने वाली है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए उनके घर पर ही रहने वाली है। रात होते ही एलेक्स देखता है कि आंट ग्लैडिस उनके घर पर पहुंच चुकी है
एलेक्स देखता है कि वो काफी बूढ़ी और बीमार है और अपने साथ एक अजीब सा दिखने वाला पौधा भी रखती है। अब अगली सुबह एलेक्स के पिता उसे स्कूल छोड़ देते हैं और स्कूल पूरा होने के बाद एलेक्स देखता है कि उसके पिता आज उसे लेने के लिए यहाँ नहीं आए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उसे लेने कोई नहीं आता तब वो पैदल ही अपने घर की तरफ चला जाता है। घर के अंदर आते ही एलेक्स देखता है कि उसके माँ बाप बिल्कुल किसी बुत की तरह एक जगह पर बैठे हुए हैं और तभी यहाँ पर ग्लैडिस आ जाती है। वो एलेक्स को समझाती है कि उसके माँ बाप बिल्कुल ठीक है, लेकिन एलेक्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो पास पड़ा पानी का ग्लास उठाकर अपने पिता के मुंह पर दे मारता है, लेकिन इससे भी उसके पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्लैडिस उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बिना कुछ खाए चुपचाप उसके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह एलेक्स को स्कूल भेजने से पहले ग्लैडिस उसे बताती है कि यहाँ घर में जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में एलेक्स किसी को कुछ नहीं बताएगा। ग्लैडिस उसे अपना काला जादू करके दिखाती है और एलेक्स के पेरेंट्स नुकीले चम्मच उठाकर अपने चेहरे पर जोर जोर से मारने लगते हैं। अब ये सब देखने के बाद एलेक्स वादा करता है कि वो इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करेगा। अब ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। एलेक्स रोज स्कूल जाता है और वापस आकर अपने माता पिता को खाना खिलाता है। ऐसा करते हुए उसे कई दिन निकल जाते हैं और जब एक रात वो अपने कमरे में सो रहा तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर एलेक्स देखता है कि ग्लैडिस की हालत बहुत ही नाजुक है। ग्लैडिस एलेक्स को अपने पास बुलाकर कहती है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल सही कर दूंगी और इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। काम दरअसल ये था कि एलेक्स को अपने क्लासमेट्स की कोई भी वस्तु ग्लैडिस को लाकर देनी होगी जिससे कि वो उन पर भी जादू करके अपना पुराना रूप पा सके। मासूम एलेक्स इस काम का नतीजा नहीं जानता था, इसलिए वो बिना सवाल किए इस काम को करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह एलेक्स सभी बच्चों के सामान पर नजर डालता है, लेकिन उनके बैग्स में से चोरी करना खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए जब सभी बच्चे बाहर खेल रहे थे तब एलेक्स उनके नाम वाले कागज चोरी कर लेता है और घर आकर एलेक्स वो सारे कागज ग्लैडिस के दरवाजे के पास फेंक देता है। अब रात को 2:17 पर ग्लैडिस अपना रिचुअल शुरू करती है। वो सभी बच्चों के कागज फाड़कर एक कटोरे में डालती है और बिल्कुल सही समय पर घंटी को बजाती है। इसके बाद सभी बच्चे अपने घरों से निकलकर एलेक्स के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और ग्लैडिस सभी बच्चों को बेसमेंट में कैद कर लेती है। अब अगले दिन पूरे शहर में बच्चों के गायब होने की बात फैल जाती है। पूछताछ के दौरान एलेक्स के घर की तलाशी भी ली जाती है, लेकिन ग्लैडिस पहले ही इसके लिए तैयार थी। वो सभी बच्चों को एक अलग जगह पर शिफ्ट कर देती है, जिससे पुलिस को उसके घर में कोई भी सबूत नहीं मिलता। और अब उसने घर के अंदर 17 बच्चे और एक कपल को अपने वश में कर रखा था। उन्हें खाना खिलाने का काम उसने एलेक्स पर सौंप दिया। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हमें सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। एलेक्स जब स्कूल से घर आ रहा था तभी वो देखता है कि घर के बाहर एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है और ये गाड़ी पॉल की ही थी। घर के अंदर जाकर एलेक्स देखता है कि ग्लैडिस ने पॉल और जेम्स को भी वश में कर लिया है। ग्लैडिस एलेक्स से कहती है कि अपना सामान पैक करो, हम कल सुबह ही यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद ग्लैडिस अपने कमरे में रिचुअल करने चली जाती है और गार्ड्स के तौर पर उसके माँ बाप को दरवाजे पर खड़ा कर देती है। वहीं घर के बाहर जस्टिन और आर्चर भी मौजूद थे। तभी दोनों देखते हैं कि घर का दरवाजा खुल रहा है और अंदर से पॉल बाहर निकलकर दोनों को घर के अंदर बुला रहा था। जस्टिन पॉल को पहले से ही जानती थी, इसीलिए वो आर्चर को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर घुसते ही जेम्स और पॉल दोनों पर हमला कर देते हैं। आर्चर जेम्स से लड़ने लगता है, जबकि जस्टिन पॉल से किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। इसी बीच जस्टिन के हाथ एक कटर लग जाता है, जिससे वो पॉल का चेहरा छील देती है, लेकिन पॉल के सर पर खून सवार था, इसीलिए जस्टिन उसी की गन निकालकर उसके सर में शूट कर देती है, जिससे कि पॉल वहीं पर मारा जाता है। दूसरी तरफ जेम्स आर्चर पर भारी पड़ रहा था। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से जस्टिन आकर उसके सर में गोली मारती है। आर्चर देखता है कि सभी बच्चे बेसमेंट के अंदर खड़े हैं और उन्हीं बच्चों में वो अपने बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन अंधेरे में से ग्लैडिस बाहर निकलकर उसका लॉकेट निकाल लेती है और उस पर भी अपना काला जादू करके उसे अपने वश में कर लेती है, जिससे कि आर्चर जस्टिन को मारने के लिए ऊपर चला जाता है। वही एलेक्स अपने पेरेंट्स से बचता हुआ ग्लैडिस के कमरे में घुस जाता है
यहाँ पर ग्लैडिस की काले जादू वाली टहनी और बालों वाली बिग पड़ी थी, और क्योंकि ग्लैडिस को देखकर अब एलेक्स को भी इसका इस्तेमाल करना आ चुका था, वो टहनी पर ग्लैडिस के बाल लपेटता है और उसे बीच में से तोड़ देता है, जिससे होता ये है कि जो बच्चे अभी तक बेसमेंट में शांत खड़े थे वो अचानक से पागलों की तरह दौड़ते हुए ग्लैडिस को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। दरअसल ग्लैडिस का काला जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। ग्लैडिस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे हर खिड़की और दरवाजा तोड़ते हुए उसका तेजी से पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़कर बुरी तरह नोच देते हैं। वो उसके शरीर के 10 से भी ज्यादा टुकड़े कर देते हैं। ग्लैडिस के मरते ही उसका काला जादू खत्म हो जाता है और एलेक्स के माता पिता वापस से सही हो जाते हैं। आर्चर भी जस्टिन को छोड़कर अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी के डायरेक्टर्स ने फिल्म की मार्केटिंग करने के लिए इसे सच्ची घटना बताया। This is a true story. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना है। आपको क्या लगता है, क्या काला जादू या रिचुअल जैसी चीजें असल दुनिया में होती हैं? नीचे कमेंट में लिख करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।